खिसकने से 4 लोगों की मौत हुई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीज के हालात पर चर्चा के लिए अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने जा रहे हैं। गृह मंत्री के कार्यालय में दरअसल होने वाली इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल रहेंगे। बैठकों में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर कैसे लगाम लगाई जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। आज गृह मंत्री अमित शाह दिन में 2 बार दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे पर काबू पाने के लिए बैठकें करेंगे और इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हिस्सा लेंगे। और इसके बाद शाम को भी गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के तीनों एमसीडी के मेयर की भी एक बैठक बुलाई है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से क्योंकि दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर किस तरीके के कदम अब उठाने हैं और दिल्ली सरकार किस तरीके के सुझाव केंद्र को देना चाह रही है, इन्हीं सब के मद्देनजर अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक होगी। और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो पहुंच गए हैं और इसी के साथ साथ सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे और दिल्ली में किस तरीके से कदम उठाए जाएं ताकि स्थिति बेहतर हो पाए, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में इसी के साथ देखिए आप तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी, डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और सत्येंद्र जैन को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पहुंच गए हैं। और इसी के साथ साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी यहाँ पर मौजूद होना है और एम्स के डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद होंगे। यानी इस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या तैयारियां करनी है, क्या कदम उठाने हैं कि संख्या जो है वो कम हो और उसी के साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो लोगों को बेहतर तरीके से मिल पाए। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज ये महत्वपूर्ण बैठक जो अब शुरू होने वाली है। आपने तस्वीरों में देखा डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही उनके सत्येंद्र जैन भी थे, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और कोरोना के हालात पर यहाँ चर्चा होनी है। दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, उन पर लगाम कैसे लगाया जाए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक फैसला दिया था जिसके मुताबिक दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो दिल्ली वासियों के लिए होंगे, जिसको उपराज्यपाल ने पलट दिया था और ये कहा था कि अब कोई भी यहाँ पर आकर इलाज करा सकता है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि बहुत स्थिति बिगड़ेगी, बेड की जरूरत पड़ेगी और दिल्ली सरकार कैसे करेगी, इस मुद्दे पर भी बहुत हद तक मुमकिन है कि बातचीत यहाँ पर हो। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, नीरज कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जावेद मंसूरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, हम तस्वीरों में देख रहे हैं बैठक बस शुरू होने वाली है। देखिए, बिल्कुल चंद मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बाकी तमाम लोग जो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले यानी इस बैठक की शुरुआत से पहले अमित शाह के निवास स्थल पे खुद उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने अमित शाह से मुलाकात की। जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से उन्हें रिपोर्ट दी गई होगी कि दिल्ली में हालात क्या है, क्या करने की जरूरत है। तो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के अलावा माइक्रो मैनेजमेंट करने की तैयारी है कि जब शाम को दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर के साथ गृह मंत्री की मुलाकात होगी, जिसमें दिल्ली और केंद्र के बाकी अधिकारी और नेता भी मौजूद रहेंगे, तो माइक्रो मैनेजमेंट करने की तैयारी है ताकि जिस तरह से दिल्ली में लगातार संख्या जो बढ़ रही है, 1000 से अधिक मामले लगातार आ रहे हैं, पिछले 2 दिनों में 2000 से अधिक मामले आए हैं, टेस्टिंग की कमी बताई जा रही है, बेड की कमी बताई जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर नकेल कसने के लिए, इन तमाम चीज़ों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस बैठक में चर्चा होगी। देखना होगा कि केंद्र की तरफ से दिल्ली को क्या सुझाव दिया जाता है और दिल्ली सरकार क्या मांग करती है कि केंद्र को क्या करना चाहिए ताकि समन्वय स्थापित करके दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या को रोका जा सके। बिल्कुल जावेद, ये महत्वपूर्ण बैठक जो अब से थोड़ी देर में ही यहाँ पर शुरू होने वाली है। हम देख रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं। किस तरीके की चीजें दिल्ली सरकार केंद्र के सामने रख सकती है, क्योंकि क्या आपको लगता है यहाँ पर उस फैसले का भी जिक्र अरविंद केजरीवाल की तरफ से होगा जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वाले ही पहुंचे, जिसको हालांकि उपराज्यपाल ने पलट दिया था?
देखिए, जिस तरह दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होंगी। जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, करीब 39,000 दिल्ली में केस हैं, 1271 मौतें हो चुकी हैं। दिन में 2 मीटिंग जो है वो गृह मंत्री के यहाँ हैं, जिसमें दोनों मीटिंग में मुख्यमंत्री खुद शामिल रहेंगे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति बेहद गंभीर है दिल्ली की। और सबसे अहम चीज, जो दिल्ली के बेड्स को लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे, उनकी भी हो सकता है चर्चा हो। हालांकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से ये बात आ रही है कि बेड्स बढ़ाने को लेकर अगले 1 हफ्ते में इजाफा हो सकता है। अभी अगर मौजूदा बात करें तो दिल्ली सरकार के पास करीब 9,800 बेड हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1 हफ्ते में 20,000 और बेड्स तैयार किए जाएंगे, चाहे उसमें होटल्स हो, बैंकेट हॉल हो, उनको कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये तैयारी हो गई। हॉस्पिटल्स में जब मरीज बढ़ेंगे तो क्या होगा? इसके अलावा जिस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं जताई गई हैं कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस होंगे, तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी उतनी बड़ी होंगी। और इसको लेकर जो जितनी भी संस्थाएं हैं दिल्ली में, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, गृह मंत्रालय हो, इन सबको मिलाकर एक जो समन्वय बनाने की कोशिश है वो जरूर दिखाई दे रही है। क्योंकि इस लड़ाई को अकेले कोई एक संस्था नहीं लड़ सकती। जितनी भी इसमें संस्थाएं हैं वो सब मिलकर प्लान बनाएंगे और उसी की कोशिश आज हो रही है, जब गृह मंत्री के यहाँ 2 बैठक हो रही है। राजनीति को लेकर जहां आपने सवाल किया कि बाहर के लोगों का इलाज होगा या नहीं होगा, हालांकि एलजी ने पलट दिया था। अब वो बात पीछे हो गई है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उससे आगे बढ़ चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जो एलजी ने फैसला लिया है उसको माना जाएगा। अब स्थिति यह है कि जो दिल्ली में केसेस बढ़ेंगे लगातार, जिसकी बात सरकार कह रही है, उस स्थिति में क्या तैयारियां दिल्ली की होंगी, इस पर नजर होगा। ठीक है जावेद, मैं आऊंगी। नीरज, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि तस्वीरों में हमने देखा डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी कौन कौन वहां पर मौजूद हो चुका है और कितनी देर में, अब से कितना और वक्त जब ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए 11 बज चुके हैं और इस बात की उम्मीद है कि अंदर बैठक शुरू हो गई, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से नहीं आते, पीछे का जो रास्ता है वहाँ से वो पहुँचते हैं। लेकिन तमाम लोग पहुँच चुके हैं, तो ये माना जा सकता है कि बैठक की शुरुआत हो गई है और तमाम वो लोग इस बैठक में पहुँच चुके हैं जिनके आने की बैठक में उम्मीद थी। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या और ठीक होने वालों की संख्या के बीच का जो फासला है वो काफ़ी बड़ा है, और ये दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में भी हालात है। तो बैठक का फोकस इस बात पर भी रहेगा कि मरीजों की संख्या और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का फासला कम हो, ताकि दिल्ली में ऐसे मरीजों की संख्या की तादाद जो है घटे और कोरोना से नीरज, मैं आ रही हूँ। दिल्ली में दरअसल एक दिन में 2134 नए कोरोना मरीज बढ़े हैं और इसी के साथ ही यहाँ अब कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 38,998 हो गई है। यही नहीं, दिल्ली में कोरोना की वजह से होने वाली मौत का जो आंकड़ा है वो भी बड़ा है। दिल्ली में 57 और लोगों की कोरोना वायरस से जान चली गई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 1,271 मरीजों की जान जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,547 कोरोना मरीजों के इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया और इसके मुताबिक जिन नर्सिंग होम में बेड की क्षमता 10 से लेकर 49 तक है, उनको कोविड नर्सिंग होम घोषित किया गया है। ऐसे में सभी नर्सिंग होम को 3 दिन के अंदर खुद को कोरोना के हिसाब से तैयार रहने को कहा गया। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के निजी अस्पतालों के 70% बेड भर चुके हैं, इसलिए सरकार ने आंखों के अस्पताल, ENT सेंटर, डायलिसिस सेंटर, मैटरनिटी होम और IVF सेंटर को छोड़कर सभी निजी अस्पतालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना से जंग के लिए आम लोगों के लिए नए नियमों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अब जरूरी हो गया है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी हो गया है। सार्वजनिक जगह पर पान, गुटखा, तंबाकू खाने की मनाही हो गई है और इन नियमों को पहली बार तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार नियम तोड़ने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अगले 1 हफ्ते में 20,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। दिल्ली के 40 छोटे बड़े होटल में करीब 4,000 कोविड बेड बनाए जाएंगे। इन्हें दिल्ली के निजी अस्पतालों के साथ जोड़ा जाएगा।
विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, यानी वो तमाम कोशिशें दिल्ली सरकार की तरफ से हो रही हैं, बेड और संख्या बेड की बढ़ाने की कोशिश हो रही है और आज महत्वपूर्ण बैठक भी है अमित शाह के साथ। ऐसे में क्या और गाइडलाइंस या क्या ऐसी भी संभावना दिख रही है कि दिल्ली में कुछ चीजें बंद हो जाएं, यानी लॉकडाउन की संभावना या कुछ ऐसे क्या संभावना दिख रही है आज की बैठक के बाद? देखिए, बिल्कुल इस तरह की कोई संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है कि लॉकडाउन या किसी तरीके के प्रतिबंध अब सरकार लगाएगी, लेकिन इस बात की संभावनाएं पूरी है कि दिल्ली के अपने संसाधन बढ़ाए जाएंगे। इस बात की चर्चा आज की बैठक में होगी और दिल्ली सरकार अपनी तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये बताएगी कि 4000 बेड होटल में इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 11000 बेड बैंक्वेट हॉल में इंतजाम किए जा रहे हैं और 5000 छोटे जो नर्सिंग होम है 10 से 49 बेड वाले, उनको कोविड अस्पतालों में बदला जा रहा है। इसके अलावा गृह मंत्रालय जिस तरह के सुझाव देगा उन पर अमल करने की बात की जाएगी। और इस समय दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिस तरीके से कह रही है कि पूरी तरह से हम केंद्र के साथ मिलकर सहयोग करेंगे और केंद्र और राज्य मिलकर ही इस आपदा से बाहर निकल सकते हैं, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बेहतर समन्वय इस मामले पर दिखाई देगा और दोनों ही ये सरकारें, केंद्र और राज्य मिल करके दिल्ली को इस संकट से बाहर निकालने में कामयाब रहेंगी। 2 अहम बैठक आज दिन भर में होनी है, तो दिल्ली सरकार अपने द्वारा उठाए कदमों की तो जानकारी ठीक है विक्रांत, मैं आ रही हूँ। नीरज हमारे साथ उसी जगह पर मौजूद है जहां पर इस वक्त बैठक हो रही है। नीरज, क्या अपडेट मिल रहा है? ये बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बैठक शुरू हो गई है और अब से थोड़ी देर पहले आपने जानना चाहा था कि कौन कौन बैठक में है। तमाम वो लोग मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह के साथ जिनकी उम्मीद जताई गई थी बैठक में, चाहे उपराज्यपाल की बात करें, दिल्ली के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहुँचे हैं। तो माइक्रो मैनेज करने का इरादा है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का। और शाम को जो बैठक होगी 5 बजे के बाद 5 बजे, उस दोनों बैठक का जो सार होगा उसका यही सार होगा कि दिल्ली में कोरोना से निपटने के मामले को तेज किया जाए, यानी मरीजों की संख्या को रोका जाए और माइक्रो मैनेज करके इस बात की कोशिश की जाएगी कि टेस्टिंग की बात हो, बेड बढ़ाने की बात हो, उन तमाम चीजों को बढ़ाकर दिल्ली ठीक है। नीरज, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या के बीच लोगों की लापरवाही भी दिख रही है। गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे लोग खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पहले जरा ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, बॉर्डर पर किस तरीके से गाड़ियों को रोका जा रहा है। दिल्ली के हालात पर बैठक एक तरफ चल रही है, वहीं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर दिल्ली से यूपी में दाखिल होने वाली जो गाड़ियां हैं, पुलिस उनकी चेकिंग कर रही है। बॉर्डर पर सिर्फ पास वालों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। रविवार होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक कम है, लेकिन गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की वजह से ट्रैफिक धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद या फिर यूपी के दूसरे हिस्सों में जाना चाहते हैं तो आपको गाजीपुर बॉर्डर पर, जो दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर चेकिंग से गुजरना होगा। अगर आपके पास आवश्यक पास है या आवश्यक पास से जुड़े हुए कोई भी ऐसा आधिकारिक कार्ड है, उसको ही यहां से जाने की परमिशन है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद पुलिस यहां पर पूरी तरह से चेकिंग कर रही है, नाकाबंदी की हुई है और नाकाबंदी के बाद ये चेकिंग की जा रही है ताकि जिन लोगों के पास पास होगा उन्हें ही आगे जाने की परमिशन होगी। क्योंकि अगर परमिशन जब तक अगर उसके पास पास नहीं होगा तो उसे नहीं जाने दिया जाएगा, अन्यथा वो अगर पास वाला है या आवश्यक सेवाओं से जुड़ा है जैसे डॉक्टर, बैंकिंग या इस दूसरे क्षेत्र से, तो उसको आसानी से होगी यहाँ से निकलने की। ये एहतियाती कदम गाजियाबाद प्रशासन ने पिछले जो लॉकडाउन 2 था उसके बाद से लगातार रखे हुए हैं ताकि गाजियाबाद में एंट्री करने वाले या फिर यूपी में एंट्री करने वाले वाहन जो आवागमन गाजियाबाद और यूपी का करते हैं, उनकी वजह से गाजियाबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण के संकेत ज्यादा हुए थे, जिसकी बाद गाजियाबाद प्रशासन ये एहतियाती कदम रोजाना उठा रहा है। हालांकि दिल्ली में अगर एंट्री करनी होती है तो आसान होता है, लेकिन अगर दिल्ली में एंट्री करने के बाद अगर वापस आपको गाजियाबाद में जाना है तो आपको आवश्यक पास की जरूरत होगी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या के बीच लोगों की लापरवाही भी दिख रही है। गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे लोग खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते दिखे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना वायरस ने तेजी से अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है, उसके बाद सरकार और जो अधिकारी हैं वो अब पूरी तरह से सख्ती बरतने के मूड में हैं। वो सख्ती होगी सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही मास्क पहनना
और इसके साथ ही कहीं पर अगर आप पब्लिक प्लेस में थूकते हैं तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। ये आदेश अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। इस वक्त हम दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी गाजीपुर में हैं और गाजीपुर मंडी में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर खासा लोग जो हैं अवेयर नहीं दिखाई देते, यानी सावधानी लोगों के बीच में नहीं। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे हैं। पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का तबका होता है, सब इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर के अधिकारी इस पूरे मामले में चालान कर सकते हैं। साथ ही नगर निगम को भी ये अधिकार दिए गए हैं। उसके साथ ही DGHS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकृत अफसर भी इस पूरे मामले में, अलग अलग जोन के जो अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में उन्हें भी छूट दी गई है ताकि वो किसी भी तरह की कार्रवाई करें। शुरुआती दौर में 500 रुपये का जुर्माना होगा, लेकिन अगर उसके बाद 1000 रुपये का जुर्माना है और अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो धारा 188 के तहत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उधर अहमदाबाद में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से अहमदाबाद के हसनपुर, बापूनगर, अमराईवाड़ी और खोखरा इलाके में घुटनों तक पानी भर गया। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से शहर की कई सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से एक ट्रक उसमें बने गड्ढे में फंस गया। सड़कों पर हर ओर पानी ही पानी नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक अहमदाबाद में बीती रात करीब 2 से 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी भरा होने की वजह से शहर के अखबार नगर अंडरपास को भी बंद करना पड़ा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पानी से लबालब ये सड़क भरी हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीरें, सड़क जो है वो देखिए तालाब में तब्दील हो गई है। गाड़ियां यहां से गुजर नहीं सकती हैं। अगर कोई शख्स गाड़ी निकालने की कोशिश भी कर रहा है तो उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही ठप्प पड़ जा रही है। वहीं तेज हवाओं के साथ कई इलाके में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ऐसी बारिश हो सकती है आगे भी, यानी कोई एहतियाती तौर पर अभी लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बारिश से सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं और इसी के साथ जनजीवन जो है लोगों का वो भी प्रभावित हुआ है। और इसको कहा जा रहा है कि मानसून की दस्तक है और आने वाले वक्त अभी फिलहाल ऐसी ही स्थिति रह सकती है। गनीमत ये रही है कि बारिश जो है वो कई इलाकों में रुक रुक कर यानी थम थम कर हो रही है, जिसकी वजह से पानी का स्तर जो आप देख रहे हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। अहमदाबाद शहर में 3 घंटे में 2 इंच बारिश हुई है। उसी बारिश की वजह से अहमदाबाद सिटी का हाल बेहाल हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये इलाका है अहमदाबाद का वेजलपुर, जहां वेजलपुर में पानी भरा हुआ है। इस रोड पे पानी भरा हुआ है और सोसाइटी में भी पानी है। लोग जाए तो कहाँ जाए वो प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि यहाँ सबसे पुरानी ये समस्या है पानी भरने की। क्योंकि अहमदाबाद में जब भी बारिश आएगी तो अहमदाबाद का वेजलपुर से लेकर जो भी इलाका है सभी इलाके में पानी रोड पे और सोसाइटी पे भर जाता है और कॉरपोरेशन के जो काम है वो नहीं कर पाते। पूरे अहमदाबाद में भारी हवा के साथ बारिश हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तस्वीर अहमदाबाद के हाटकेश्वर इलाके की है कि जहां पे बारिश की वजह से पानी भरा गया है। पूरे हाटकेश्वर इलाके में आसपास की सोसाइटी है वहीं पे भी यही हालत है। हर साल यहाँ पे जब भी बारिश होता है तब यही सिचुएशन होती है, हर जगह पे पानी भरा जाता है। कई बार यहाँ के जो स्थानिक है उन्होंने प्रशासन से बातचीत की है, प्रशासन से एप्लीकेशन भी दी है, पर ये जो समस्या है हर साल ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है। जब भी बारिश होता है तब यहाँ पे पानी भरा जाता है। न मात्र हाटकेश्वर इलाका पर अहमदाबाद में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे थोड़ी सी बारिश में ही पानी भरा जाता है। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और बारिश की वजह से सड़क पर भरे पानी की वजह से एक ट्रक फंस गया, तो कहीं सड़कों पर इतना पानी भर गया कि वहां से गुजर रहा स्कूटर पानी के बीच ही बंद हो गया। बस कॉरिडोर में भी बारिश का पानी भरा दिखाई दिया। तो गड्ढे में अटका ये ट्रक आपको दिख रहा होगा जिसने निकलने की कोशिश इस पानी के बीच से की, लेकिन वो नाकाम साबित रहा। वहीं हवाओं के साथ वहां पर कई जगहों पर बारिश हो रही है। बस कॉरिडोर में भी पानी भर गया है जिसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं इस पानी के बीच से अगर कोई निकलने की कोशिश कर रहा है तो फंस भी रहा है। और ऐसी ही तस्वीर तब दिखी जब स्कूटर वाला निकलने की कोशिश कर रहा था और उसकी स्कूटर फंस गई। यानी सड़क पर किस तरीके से पानी ही पानी दिख रहा है, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
वहीं अहमदाबाद के ठक्कर बाबा नगर इलाके में भी भारी बारिश की वजह से घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां से मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल गुजर रहे जो लोग हैं वो बेहद परेशान नजर आए। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से एक स्कूटर पानी के बीच ही बंद हो गया। हालांकि उसके बाद आसपास के लोगों ने मदद करके उस स्कूटर वाले की मदद की और आगे जाने का रास्ता दिया, उसके स्कूटर को इस पानी के बीच से निकाला। लेकिन स्थिति आप देखिए, क्योंकि कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसलिए पानी जो है वो अभी तक निकल नहीं पाया है। कई जगहों पर घुटने से ज्यादा पानी पहुंच चुका है, यानी बारिश की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में BRTS कॉरिडोर पर भी पानी भरा, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। उधर भारत में कोरोना के कुल मामले 3,20,922 हो गए हैं। इनमें से 1,62,379 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,195 की मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के 1,49,348 मरीज हैं। दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 77,66,992 हो चुकी है। इनमें से 36,98,304 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,29,736 की मौत हो चुकी है। दुनिया में इस समय 36,38,912 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। और इसी बीच बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा चुनावों से पहले राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा सीएम गहलोत से नाराज हैं। अभी तक एक बार भी रमेश मीणा कांग्रेस के वर्कशॉप में शामिल होने होटल नहीं आए। रमेश मीणा सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। इस बीच राजस्थान में सियासी संकट भी उमड़ पड़ा है, क्योंकि डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस की वर्कशॉप को बीच में छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक तरफ जहां होटल में बाड़ेबंदी कर रखी है, लेकिन दूसरी ओर सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा अब तक होटल में एक बार भी नहीं पहुंचे। रमेश मीणा आप तस्वीरों में देख सकेंगे कि घर पे है लगातार यहाँ पर, हालांकि वो बाहर नहीं आ रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। कोशिश की गई रमेश मीणा से कांग्रेस की ओर से, कई दफ़ा रणदीप सुरजेवाला ने बात की है। पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं TS सिंहदेव ने कहा कि रमेश मीणा को आना चाहिए था, वो नहीं आ रहे हैं। पार्टी हाईकमान को इसकी जानकारी दे दी गई है। रमेश मीणा क्यों नाराज है उसको लेकर पार्टी ने अभी तक खुलासा नहीं किया। रमेश मीणा खुद भी सामने नहीं आ रहे हैं। हमने उनसे बात की रमेश मीणा से, उन्होंने कहा कि वो समय आने पर बात करेंगे। वो समय कब आएगा और किस रूप में आएगा इसका इंतज़ार है। दूसरी तरफ सचिन पायलट दिल्ली चले गए। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है और आज वापस लौट आएंगे, लेकिन अटकलें काफ़ी सारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस बीच में होटल के अंदर कैंप किए हुए हैं। वो लगातार विधायकों से बात कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों से अलग से बात की, निर्दलीयों की कुछ शिकायत थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात आज कांग्रेस नेताओं के साथ सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता अहम बैठकों में नहीं बुलाए जाने से और बड़े फैसलों पर कांग्रेस की भूमिका कम होने से बेहद नाराज हैं, जिस पर सीएम उद्धव ठाकरे से बात होगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता निसर्ग तूफान के पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी मांग करेंगे। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये मुलाकात कब होनी है? देखिए, मुलाकात आज सीएम का समय मांगा था, क्योंकि पहले से सीएम आज रायगढ़ जाने का पहले से प्रोग्राम निश्चित था। हालांकि रात में कैंसिल कर दिया गया, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये शाम को होगी। अगर सीएम किसी कारणवश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आज उनके अधिकारियों के साथ है, अगर मुलाकात नहीं हो पाती है तो कल सवेरे ये मुलाकात होगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्रियों को दरकिनार किया जा रहा है बड़ी मीटिंग से और बड़े फैसलों में कांग्रेस की राय नहीं ली जा रही है, जिससे मंत्री काफी नाराज हैं। और पहले मंत्रियों ने एक अपनी बैठक की है और बैठक करने के बाद उन्होंने निश्चित किया है कि ये आपत्ति दर्ज कराएंगे सीएम के सामने और सीएम को ये बताएंगे कि हम महाविकास अघाड़ी में अगर तीनों बराबर के पार्टनर हैं तो ऐसे में कांग्रेस की राय नहीं ली जा रही। हालांकि इस बीच एक खबर और भी आ रही है कि आने वाले MLC
चुनाव को लेकर के खासकर 2 सीटें एमएलसी की राज्यपाल नियुक्त करेगा, जिसमें एनसीपी कोशिश कर रही है कि उनके 2 लोग राज्यपाल द्वारा नामित एमएलसी में चले जाएं, जबकि कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई एमएलसी का नाम जाना चाहिए। ठीक है अभिषेक, नजर बनाए रखिए आप। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के हालात पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है। गृह मंत्री के कार्यालय में होने वाली इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल हैं। बैठक में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर कैसे लगाम लगाई जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, ये बैठक शुरू हो चुकी है, किन किन मुद्दों पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए अर्पिता, जो बैठक का फोकस ये है कि कैसे माइक्रो मैनेज करके दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या को कम किया जाए और जो मरीज अब तक टेस्टिंग में पाए जा रहे हैं उनको किस तरह से स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा दी जाए, क्योंकि लगातार दिल्ली में टेस्टिंग और बेड की कमी की शिकायत बताई जाती रही है। तो इन चीजों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बाकी चीजों की सुविधाएं कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन तमाम चीजों पर फोकस होगा। मुख्य लक्ष्य ये है, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की, वो ये है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद को कम कैसे किया जाए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या और ठीक होने वाले मरीजों के बीच का फासला जो है वो काफी बड़ा है। तो इसको कम करने पर भी फोकस होगा बैठक में। और शाम को जब बैठक होगी 5 बजे एमसीडी के कमिश्नर के साथ गृह मंत्री अमित शाह की और दिल्ली के बाकी अधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे। उस बैठक में इस बात को माइक्रो मैनेज का मसला आएगा और अभी की बैठक के बाद जो नतीजे सामने आएंगे वो दूसरी बैठक में भी उस पर चर्चा होगी और दोनों बैठक के नतीजों के आधार पे जो कुछ निकलेगा उसके आधार पे आने वाले दिनों में दिल्ली में तैयारी की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी और उस हिसाब से जो है दिल्ली में कोरोना मरीजों से निपटने की तैयारी की जाएगी। नीरज, क्या कोई ऐसी भी जानकारी कि किसी प्रकार से जो छूट मिल रही है उसमें कुछ कमी की जा सकती है? इस बैठक में कुछ ऐसा फैसला भी हो सकता है क्या? देखिए, इस बात के संकेत चाहे दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से अब तक नहीं दिया गया। हालांकि सत्येंद्र जैन ने अभी पिछले 2 दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन कंटेनमेंट जोन जो है वहां कुछ सख्ती बरती जाए या नहीं, इस विषय पे चर्चा जरूर होगी आज की बैठक में, क्योंकि अंतिम लक्ष्य ये है कि कोरोना के प्रसार को रोका कैसे जाए। क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र मुख्य चुनौती के तौर पर उभरे हैं केंद्र सरकार के लिए और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करने का फोकस ये है कि कोरोना मरीजों की तादाद को कम किया जाए। और गंभीरता का अंदाजा आपको इस बात से भी लग सकता है कि कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब समीक्षा बैठक की उसमें दिल्ली का जिक्र किया और ये सुझाव दिया कि दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक की जाए और कोरोना से निपटने के उपाय किए जाए। तो केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। लॉकडाउन बढ़ाने की बात या कुछ सख्ती करने की जो बात है, इस बारे में अब तक कोई संकेत नहीं दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें आती रहती है, लेकिन उसका कोई आधिकारिक आधार नहीं है। नीरज, जो फैसला कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, जिसको उपराज्यपाल ने पलट दिया था, क्या आज इस पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, वो फैसला लिया गया था और उसको स्वीकार किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के हित के लिए उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन फैसले को उपराज्यपाल ने बदला है। तो उस फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री भी स्वीकार करते हैं और केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का ये मानना था कि दिल्ली सबकी है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सिर्फ दिल्ली वालों के लिए इलाज की व्यवस्था करना उचित नहीं माना जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अपने तर्क से, उपराज्यपाल के अपने तर्क से, इस बात में मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद की स्थिति दिल्ली या केंद्र सरकार के बीच में अब होगी। लेकिन मुख्य जो लक्ष्य है दोनों सरकारों का वो ये है कि कैसे दिल्ली में कोरोना के प्रसार को रोका जाए। आप नजर बनाए रखिए। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ के किरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी की चपेट में आकर भारत का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो पुंछ के किरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ये गोलाबारी हुई। हालांकि भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन आपको बता दें हमारे कुछ जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी की चपेट में आकर भारत का एक जवान जो है वो शहीद भी हुआ है और 3 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। अस्पताल में जवानों को भर्ती कराया गया है, इलाज उनका चल रहा है। वहीं भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में लगी है।